हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है, तथा साथ ही ना हमने आपके लिए दो प्रकार का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इस स्ट्रक्चर से पढ़ना होगा, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो या फिर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो फिर मैंने आपके लिए एक दूसरा तरीका लिखा हुआ है जिससे आप एक एक करके लिखते चले जाएंगे और आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस जो पहचान हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है कि ता है, ते है, ती है। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे वाक्य नहीं आते हैं फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और अंत में हम एक ये भी देखेंगे कि क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में, ठीक है, हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन सभी चीजों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए जो आज आपको चीज बताने वाला हूं, ठीक है, वो एकदम बिल्कुल आपके लिए नया होगा। ठीक है, इस तरह से आपने कभी टेंस को नहीं पढ़ा होगा, यानी ट्रांसलेशन को इस तरह से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे पहली चीज हम सीखने वाले हैं वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सबसे डेफिनेट बात होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक सेंटेंस में यहां लिखा हुआ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, अब यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, और बात इसमें सबसे डेफिनेट हो रही है। डेफिनेट माने निश्चित, इंडेफिनिट माने अनिश्चित। ठीक है, तो इसमें बात सबसे निश्चित हो रही है कि सूरज अगर पूरब से निकलता है तो ये फैक्ट है। ठीक है, इससे डेफिनेट बात कुछ है ही नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो फिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रेंड्स इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टाइम इंडेफिनिट होता है। हम यहाँ बात तो प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि ये काम पास्ट में भी हुआ और आने वाले फ्यूचर में भी होगा। अगर मैंने कहा कि भाई सूरज पूरब से निकलता है, तो इससे एक चीज और हमें पता चला कि सूरज कल भी पूरब निकला था, पहले के दिनों में पूरब निकला था और आने वाले दिनों में भी पूरब निकलेगा। ठीक है, अच्छा, इसको एक एग्जांपल से और समझें फ्रेंड्स। मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस क्या फ्रेंड्स? कि वी लिव ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पर रहते हैं। ओके, अच्छा ये बताइए, इसको पढ़ के आप क्या ये नहीं पता चल रहा है कि हम कल कहाँ थे? हम कल भी पृथ्वी पर थे और आने वाले समय में कहाँ होंगे? आने वाले समय में भी हम पृथ्वी पर होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडेफिनिट टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो टाइम होता है वो इंडेफिनिट होता है। बात तो हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन उसमें पास्ट और फ्यूचर इंक्लूड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस दूसरा चीज इसका जो मैंने पहचान लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इस पहचान को लेकर भी थोड़ी सी मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है, यहां पर हमने पहचान लिखा हुआ है कि ता, ते, ती आएगा और उसके साथ हैं, हूं, हो आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में ता, ते, ती के साथ हैं, हूं, हो नहीं आता है। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। देखें, यहां पर मैंने कुछ वाक्य लिखा है कि मुझे एक कलम चाहिए। अब ये सेंटेंस में आप देखो कि ता है, ती है, ते है में से नहीं आया है, लेकिन ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, दूसरा वाक्य जो लिखा है उसे पढ़ना पसंद नहीं है, इसमें भी ता है, ती है, ते है में से नहीं आया है, लेकिन ये बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है कि राम को कलम की जरूरत है, इसमें भी ता है, ती है, ते है में से नहीं आया है, और ये सभी वाक्य फिर भी बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप बोलेंगे कि आई want a pen, I want a pen। तो देखो, अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना पड़ा। ओके, अच्छा, अब दूसरा देखें, दूसरा देखें, उसे पढ़ना पसंद नहीं है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो लिखेंगे he does not like reading, he does not like reading, कि उसे पढ़ना पसंद नहीं है। अच्छा, तीसरा वाक्य लिखा है कि राम को कलम की जरूरत है। तो इस बात क्या बनाया, इसका हमने अनुवाद बनाया कि राम नीड्स अ पेन।
ये तीनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, लेकिन इसमें ता है, ती है, ते है नहीं आया। तो बहुत सारे वाक्य ऐसे हम बनाते हैं जो बनाते तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन उसका पहचान इस तरह से मैच नहीं करता है। तो ये दिमाग में अपने रखेंगे आप कि जो पहचान लिखे हैं ये जेन्युइन वाक्यों के लिए होता है। मैक्सिमम वाक्य ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ वाक्य उस पहचान से अलग भी हो सकते हैं। अगला जो फ्रेंड्स बात है वो ये है कि जो दो स्ट्रक्चर तैयार किए हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ पर हमने लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पहले से आपका थोड़ा बहुत भी बेस है तो आप इसी पहले नियम से ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल शुरू करने वाले हैं, आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं ट्रांसलेशन के लिए, तो आप इन नियमों का पालन करते हुए इस तरीके से भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अब मैं इसे कुछ एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ना 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। चारों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और चारों सेंटेंस असर्टिव हैं। अगर चारों सेंटेंस असर्टिव हैं तो इन दो स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें ये सेंटेंसेस बनाने हैं। ये स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो आपको इसी तरह से पढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो या फिर आप स्टूडेंट हो और आपको बिल्कुल भी बातें समझ में नहीं आती हैं तो फिर आप दूसरे फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सारे वाक्य हैं वो असर्टिव सेंटेंस के हैं, सबके अंत में खड़ी पाई लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो बनाने का हमारा होगा वो असर्टिव सेंटेंस का ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं कि वह नृत्य करता है। तो इसमें असर्टिव वाक्य आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। ओके, अगर आप सब्जेक्ट इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट है वह, तो सबसे पहले लिख लेंगे ही। ओके, अच्छा, दूसरा चीज इसमें हमको क्या करना है, दूसरा चीज हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको समझने लायक है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम असर्टिव वाक्यों में डू डज का प्रयोग तभी करते हैं जब हमें नॉट लगाना हो। याद रहे फ्रेंड्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव वाक्य में हम डू डज का प्रयोग तभी करते हैं जब हमें नॉट करना हो। ऐसा नहीं बोलेंगे कि निगेटिव वाक्यों में करते हैं। निगेटिव वाक्यों में हम नेवर का भी प्रयोग करते हैं, नो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नो और नेवर से निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, लेकिन हम डू और डज तभी लगाते हैं जब हमें एडवर्ब नॉट का यूज करना हो। तो जिन सेंटेंसेज में हमें एडवर्ब नॉट का यूज नहीं करना है उसमें हम डू डज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे एक और बात बढ़ती है। वह बात क्या बढ़ती है कि अगर आप उसमें डू डज का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बनाना शुरू करेंगे तो हमने सब्जेक्ट तो लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन देख रहे हैं कि इस वाक्य हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो अगर इस वाक्य में हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है तो फिर हम डू डज का प्रयोग भी नहीं करेंगे। ओके, तो मेन वर्ब लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब जो वो काम कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है, यहाँ पर वो काम कर रहा है नाचने का। नाचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डांस। ओके, अब देखो, अगर डांस हमने लिखा है तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बेसिक रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको वर्ब भी सिंगुलर रखना पड़ेगा। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। जब उसमें एस बढ़ाते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में चला जाता है। इसको आप ऐसे समझें कि नाउन में एस बढ़ाने से नाउन प्लुरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब में एस बढ़ाएंगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। इसको सिंगुलर कैसे बढ़ाएंगे, इसमें एस लगा के। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि ही डांसेज, और इसका मतलब हो जाएगा कि वो नृत्य करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस लिखा है कि वह क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर लिखा है ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और असर्टिव है तो इन्हीं नियमों का प्रयोग करके आपको बनाना है। तो आप देखो कि सबसे पहले इसमें देखो कि कौन कौन, यानी यहाँ पर जो काम हो रहा है उस काम को कौन करता है। तो खेलने का काम हो रहा है और खेलने का काम कौन करता है, वह करता है। तो सबसे पहले हम वह की अंग्रेजी लिख लेंगे ही। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, अब इसमें दूसरे नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन अभी अभी हमने इस पर चर्चा किया कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमें नॉट का प्रयोग करना होगा। तो इस सेंटेंस को भी देखें, इस सेंटेंस में आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो आप इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मत करिए। तो फिर आगे बढ़िए, फिर कहिए क्या करता है, यानी वह जो आदमी है वो क्या करता है, तो वो आदमी खेलता है। ओके, तो आपको खेलने की अंग्रेजी लिखना पड़ेगा प्ले। ओके, अब यहाँ पर देखें कि ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो अगर ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो आपको इसमें भी एस बढ़ाना पड़ेगा।
ओके। अच्छा, अब आगे देखो कह रहा है कि किसको खेलता है, तो नहीं पता, फिर कहेंगे क्या खेलता है, तो क्या खेलता है, तो उत्तर में आएगा क्रिकेट खेलता है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ओके, तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं हमेशा प्रीफर करूंगा कि आप ऊपर वाले से ही समझें। ओके, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का अलग अलग होता है, मेन वर्ब उसे बोलते हैं जो काम किया जाता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम होता है या जो काम को रिसीव करता है। और अदर वर्ड्स में आप सबसे पहले लिखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, अगर उस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा वाक्य हम लोग बनाने वाले हैं, तीसरा वाक्य जो है हम लोग इसके अनुसार बनाएंगे, ये जो नीचे वाला है। ओके, तो लिखा है वो मुझे हिंदी पढ़ाता है, तो ये एक चीज तो क्लियर हो गया कि ताते तीक साथ है हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और खड़ी पाई लगा है तो ये एक असर्टिव वाक्य है। अगर असर्टिव वाक्य है तो इसमें सबसे पहले हमको कौन लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब ना ऐसे सबसे पहले कहिए कौन, तो वह मुझे हिंदी पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है, तो उत्तर में आएगा वह। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, ही। ओके, उसके बाद इसमें भी हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखा है क्या करता है, यानी वह जो है क्या करता है, तो वह पढ़ाता है। क्या काम करता है, पढ़ाता है। तो पढ़ाने की अंग्रेजी हम लिखेंगे टीच। ओके फ्रेंड्स, और चूंकि ये भी सिंगुलर है तो यहाँ भी हमको SAIS ऐड करना होगा। ठीक है, ये बड़ा मतलब ना हर जगह यस लगाते हैं, जहां O हो, X हो, C हो, SH हो, SS हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ES यूज करते हैं। अदरवाइज सभी वर्ब्स में हमको क्या ऐड करना है, यस ऐड करना है। ठीक है, तो हो गया हमारा कि क्या करता है, तो हमने कहा पढ़ाता है, तो हमने उसकी अंग्रेजी लिख ली। अब आगे कहेंगे किसको, किसको पढ़ाता है, तो अब ध्यान से देखें कि मुझको पढ़ाता है, तो मुझको की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा क्या लिखी जाती है, मी लिखी जाती है। उसके बाद कहेंगे कि क्या पढ़ाता है, आगे कहेंगे क्या पढ़ाता है, तो उत्तर में देखो क्या आ रहा है, क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, तो हम हिंदी की अंग्रेजी लिख लेंगे ऐसे, हिंदी। ओके, तो ये पूरा जो ट्रांसलेशन हमारा बनेगा वो हो जाएगा ही टीचेज मी हिंदी, ही टीचेज मी हिंदी। ओके फ्रेंड्स, अब हम चौथे वाक्य को बनाने वाले हैं। चौथा वाक्य थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम इसको इसी फार्मूले पे बनाएंगे। ऊपर वाले से भी बना सकते हैं, नीचे वाले से भी बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसी फार्मूले से बनाएंगे, देखेंगे कि कैसे ये बन पा रहा है। चौथा सेंटेंस हमारा देखो फ्रेंड्स, लिखा है कि राम विद्यालय में अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजन देता है। तो सबसे पहले कहो कि कौन देता है, भोजन कौन देता है, तो उत्तर में आएगा राम। तो सबसे पहले आप लिख लो राम की, राम। ओके, सबसे पहले आप क्या लिख लो, राम। ओके, अब देखो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि डू या डज का प्रयोग असर्टिव वाक्यों में हम सब्जेक्ट के बाद तभी करते हैं जब हमें नॉट का प्रयोग करना हो। ओके, तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो आगे देखो कह रहा है क्या करता है, यानी राम जो है वो क्या करता है, तो राम देता है। क्या करता है, देता है। ओके, तो हम लिख लेंगे गिव। और चूंकि यहां भी राम सिंगुलर है, तो जितनी बार ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब में SAIS ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि राम देता है। अब आगे कहो किसको, तो राम किसको देता है, तो देखो लिखा हुआ है अपने भाई को देता है। तो अपने भाई को देता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। ओके, उसके बाद हम आगे कहेंगे कि क्या देता है, तो ध्यान से देखो कि राम विद्यालय में अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजन देता है। क्या देता है, भोजन। तो यहां पर हम लिख लेंगे फूड। क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, फूड। तो राम गिव्स हिज ब्रदर फूड। अब आगे कहेंगे कैसे देता है, तो इस सेंटेंस में देखो कि कैसे देता है, तो लिखा है प्रेम पूर्वक देता है। प्रेम पूर्वक के लिए लिख लेंगे लविंगली। क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, लविंगली। उसके बाद आप देखो कि आगे कहेंगे कि कहां देता है, तो राम विद्यालय में अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजन देता है। तो राम भोजन अपने भाई को कहां देता है, जगह क्या है, तो विद्यालय में। तो आप आगे लिख लेंगे इन द स्कूल। तो इस तरह से देखो फ्रेंड्स, आप बड़ा सेंटेंस था, लंबा सेंटेंस था, लेकिन फिर भी आपने बना लिया। आपने कहा कि भाई कौन कौन काम करता है, उत्तर में आया राम, तो आपने राम लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इस टेंस में नहीं किया जाता है जब तक कि हमें नॉट का प्रयोग ना करना हो। ओके, उसके बाद कह रहा है क्या करता है, तो उत्तर में आया कि देता है, तो देने की अंग्रेजी आपने गिव लिख दिया। फिर आपने कहा कि किसको, मतलब किसको देता है, तो उत्तर में आया कि अपने भाई को, तो आपने हिज ब्रदर लिख लिया। फिर आपने कहा कि क्या देता है, तो उत्तर में आया कि भोजन देता है,
तो आपने फूड लिख लिया। ओके, फिर आपने कहा कि कैसे देता है, तो उत्तर में आया कि प्रेम पूर्वक देता है, तो प्रेम पूर्वक के लिए आपने लविंगली लिख लिया। ओके, उसके बाद आपने कहा कि कहाँ देता है, तो कहाँ के उत्तर में आया कि स्कूल में देता है, तो आपने क्या लिख दिया, इन द स्कूल। ओके, तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम जो होता है वो अनिश्चित होता है। बोलते हैं हम प्रेजेंट में है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अदरवाइज बात इसमें एकदम से डेफिनिट होती है। सूरज पश्चिम से निकलता है, इससे डेफिनिट बात क्या हो सकती है। मैं सुबह 8 बजे जगता हूं, इससे डेफिनिट बात क्या हो सकती है। ठीक है, और हम पृथ्वी पर रहते हैं, इससे डेफिनिट बात क्या हो सकती है। लेकिन ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है, क्योंकि जो बात हम करते हैं प्रेजेंट में, उसमें पास्ट और फ्यूचर छुपा रहता है, टाइम इसमें इंडेफिनिट होता है। ओके, अगला हमने सीखा कि अगर ता ते ती के साथ है वो आता है, यानी ता है, ते है, ती है आता है। लेकिन बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर ये नहीं होता है, फिर भी हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऐसे सेंटेंस से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को निकाल के लिखो। ठीक है, अगर आपको वह नहीं पता है तो आप एक और तरीके से बना सकते हो कि आप सबसे पहले कहो कि कौन, यानी कौन उस काम को करता है, फिर उसकी अंग्रेजी लिख लो, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा लो, फिर कहो क्या करता है, क्या करता है। अच्छा, टेंस बदलेगा ना, तो मान लो अगर कर रहा है तो क्या कर रहा हो जाएगा। तो मान लो लिखा है क्या करता है, तो फिर जो करता है उसकी अंग्रेजी लिख लो, फिर कहो किसको, यानी वो जो काम करता है वो किसको करता है। ठीक है, तो अगर उत्तर मिले तो लिख लो, नहीं मिले तो आगे बढ़ो। फिर कहो क्या, क्या क्या करता है, उत्तर मिले तो लिखो, नहीं मिले तो आगे बढ़ो। उसके बाद आपको ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं ना MPT, यानी मैनर प्लेस टाइम। अदर वर्ड जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मैनर प्लेस टाइम। कभी देखो ना, स्ट्रक्चर आप तैयार करते हो तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिखा रहता है। जो असल में अदर वर्ड्स होता है ना, वो होता है MPT। MPT क्या, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने कह दिया कैसे। कैसे कहेंगे तो उससे पता चलेगा मैनर, कहाँ उससे पता चलेगा जगह, और कब उससे पता चलेगा टाइम। ओके, तो आशा करता हूं कि जो कुछ भी इस वीडियो में हमने पढ़ा वो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो उपयोगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।